नमस्कार। आप सभी का पेशेंस इंग्लिश क्लास में स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने इस चैनल को शुरू किया हुआ है और इसका नाम पेशेंस रखा हुआ है। और पेशेंस का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, धैर्य होता है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में, स्टडी में धैर्य की आवश्यकता होती है। और चीज़ें अगर आप धैर्य रखे हुए हैं तो आप धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम जो है पेशेंस रखा हुआ है, पेशेंस इंग्लिश क्लास। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज की पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम को लिखा हुआ है अमेरिका के महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1872 में हुआ था और इनकी डेथ जो है 1963 में हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम माफ़ करिएगा, ह्यूमरिस्टिक पोएट कहते हैं। मतलब इनमें ह्यूमर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जब भी आप इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि अनसीरियसली, ये सीरियस बात बोलते हैं। मतलब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अनसीरियसली, हमने बोला अनसीरियसली, ये सीरियस बात कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इनके बारे में बहुत फेमस है कि हिज पोएम्स begins in delight and ends in wisdom। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी कविताओं में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी कविता है, 2 लाइन की कविता है। अगर आप देखेंगे 2 लाइन का मतलब 2 सेंटेंस की कविता है, एक ही, लेकिन इसमें मीनिंग बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नेचर के कुछ पक्ष को लोग अच्छा मानते हैं, कुछ को थोड़ा सा अनऑस्पिशियस मानते हैं, मतलब अशुभ मानते हैं। तो इस पोएम में पोएट इन्हीं 3 बिंदुओं पे विचार किया हुआ है और बताने का प्रयास किया हुआ है कि नेचर का कोई भी एस्पेक्ट हो जिसको हम तथाकथित रूप से सही या गलत मानते हैं, वह सही ही होता है, उसमें गलत कुछ नहीं होता है। आप देखिए, इसमें 3 चीज़ों का जिक्र है। क्रो, एक क्रो है। क्रो माने आप लोग समझते हैं ना, कौवा होता है। और इसमें एक दूसरा शब्द आता है हेमलॉक। हेमलॉक ट्री है, एक पेड़ है, पॉइजनस पेड़ है। और तीसरा इसमें विंटर सीजन है, विंटर सीजन है। ये 3 चीज़ें प्रकृति में ठीक नहीं मानी जाती हैं, ऐसी लोगों की अवधारणा है। अब क्रो अशुभ माना जाता है, हेमलॉक ट्री पॉइजनस है और विंटर सीजन को ठीक नहीं माना जाता। अगर किसी को बोला जाए कि ही इज़ एट हिज विंटर सीजन, इसका मतलब वो बूढ़ा हो गया है, ये उस सेंस में भी बोला जाता है। तो इन तीनों चीज़ों का पोएट ने बड़ी ही बारीकी से जिक्र किया हुआ है और अल्टीमेटली प्रूव करने का प्रयास किया है। मैं बोल रहा हूँ प्रूव करने का प्रयास किया, मतलब सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नेचर के वो एस्पेक्ट जिनको हम ठीक नहीं मानते हैं, हम ठीक नहीं मानते, होती नहीं ऐसा नहीं है, हम ठीक नहीं मानते हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं। नेचर का कोई भी क्रिएशन, उसका कोई भी एस्पेक्ट किसी भी दशा में ख़राब नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। ये चीज़ पोएट इसमें जिक्र करता है। अब इस पोएम को शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1920 में। 1920 में किस में पब्लिश किया गया था? लंदन मर्कुरी। लंदन मर्कुरी एक मैगज़ीन थी, 1920 में वो रन करती थी, चलती थी। इसमें पब्लिश किया गया था। और उस समय जब 1920 में इसको पब्लिश किया गया था तो इसका टाइटल था अ फेवर, टाइटल था अ फेवर। और इसके बाद इसको रीपब्लिश किया गया। किस में पब्लिश किया गया? द एल रिव्यू, एक मैगज़ीन थी, 1921 में इसको इसमें पब्लिश किया गया था। इसका नाम क्या था? द एल रिव्यू।
इसको पब्लिश किया गया स्नो डस्ट के नाम से। ध्यान रखिएगा, स्पेशली आप में से कुछ लोग होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो कंपटीशन की तैयारी में मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया जाए कि व्हेन वाज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो पब्लिश्ड, तो आपको बताना होगा कि इट वाज पब्लिश्ड इन 1920 इन द लंडन मर्क्यूरी अंडर द टाइटल ऑफ फेवर। इट वाज republished in 1921 in the magazine called Ale Review, Ale Review। एंड अगेन यू हैव टू टेल, आपको फिर से बताना होगा कि इट वाज फाइनली पब्लिश्ड, इट्स फाइनल पब्लिकेशन केम इनटू द न्यू हैम्पशायर, इट्स फाइनल publication came into, means not into, came in the New Hampshire. It was actually then published by Henry Holt. It is very important question. Henry Holt was the man who published New Hampshire, and in New Hampshire this poem Dust of Snow was published. These 3 to 4 facts that I told you are very important, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या 1920 में पब्लिश हुआ फेबर के नाम से, 1921 में ये एल मैगजीन में पब्लिश हुआ स्नो डस्ट के नाम से, और 1923 में ये न्यू हैम्पशायर में पब्लिश की गई हेनरी होल्ट के द्वारा। आप जानते हैं 1924 में इसी कलेक्शन के लिए, न्यू हैम्पशायर के लिए, इन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है। अब कभी हम जब इस टॉपिक पाएंगे कंपटीशन के लिए तो आपसे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ये स्पेशली क्लास 10 के लिए है, तो उस रेफरेंस में हम पढ़ा रहे हैं। अब इस पोएम में आप देखिए, द पोएम इज़ अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, एंड हाउ आवर पर्सपेक्टिव कैन चेंज आवर माइंड। In the poem, the speaker is having a bad day, and when he sees the snow falling and his mood improves, he realizes that the beauty of snow has made the day worthwhile. The beauty of snow has made the day worthwhile, even though earlier things had been weighing him down. डियर लर्नर्स, अगर हम आपसे इंग्लिश में बताएं तो हमें बोलना होगा एज पर द बैकग्राउंड, दिस इज़ व्हाट बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज़ व्हाट बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। आपको पोएम को अच्छे से समझने के लिए पोएम का बैकग्राउंड समझना बहुत अनिवार्य होता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि पोएट इज़ फीलिंग सैड, ही गोज़ ऑफ, he covers some distance, he reaches near a jungle, near a forest. Maybe there was a hemlock tree. There he goes and sits under it. And it was winter season. There was heavy snowfall. Some part of the snow was stuck in the branches of the hemlock tree. And at the same time, when poet was sitting under the tree, a crow comes. It perches upon the branches of the tree, and as soon as the crow sits upon the branches of the tree, the branches shook down. The branches, what you can say, tumbles. There was some movement in the branches, and when there was some movement in the branches, some particle of the dust fall upon the poet, and the poet felt cool. Absolutely, the poet might have felt cool, and his bad mood was changed into good one. So the poet says that although it was crow, it was hemlock tree, and it was winter season, these three facts are never considered good, because crow is completely an unauspicious bird that is considered not by me, it is considered by the society. People think that this is crow and it is black in color, so it is not a good bird, it is not an auspicious bird. So
the poet says that it was the bird. It was the bird that was crow that was in black color. Though it is considered an unauspicious bird, but it comes and sits upon the branches of the tree, and it sucks down, and finally few particle of dust of snow means fell down, and they reaches to my body, and finally they make me happy. And hemlock tree, that is poisonous tree, means people do not like to go in the shade of hemlock tree. The poet has gone there and he has sat there. मतलब लोग जो है हेमलॉक ट्री के नीचे जाना ही नहीं चाहते, बैठना ही नहीं चाहते, लेकिन पोएट जाता है, बैठता है और उसका ख़राब मूड ठीक हो जाता है। ध्यान दीजिए, वो ख़राब पेड़ के नीचे गया है, एक ऐसे पेड़ के नीचे गया है जो दुनिया में बदनामी के लिए जाना जाता है, मतलब अच्छा पेड़ नहीं जाना जाता है। लोग मानते हैं कि ठीक पेड़ नहीं है, ये पॉइजनस ट्री है, इससे बचना चाहिए। लेकिन पोएट क्या किया, पोएट गया और उस पेड़ के नीचे बैठा और वहाँ एक क्रो आया, जो कि क्रो भी एक ठीक पक्षी नहीं माना जाता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, क्रो का और हेमलॉक का, और इधर विंटर सीजन है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर वो समझाना चाहता है ये तीनों नेचर की पार्ट्स हैं जिनसे हम अलग नहीं हो सकते, और नेचर का कोई भी हिस्सा गलत नहीं है, बुरा नहीं है। यही तो इस पोएम की थीम है। मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इस पोएम को लाइन टू लाइन समझ लेते हैं। इस पोएम के बारे में बहुत कुछ कहना, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्राम अ हेमलॉक ट्री। देखिए हेमलॉक एक जहरीला पेड़ है, पॉइजनस पेड़ है। शुक डाउन माने गिरा दिया, शुक डाउन माने गिरा दिया, हिला दिया। जिस तरीके से एक कौवा आकर हेमलॉक पेड़ पर बैठता है और उसकी डालों को हिला देता है, उसकी डालों को हिला देता है, उससे कुछ बर्फ़ के कुछ टुकड़े उसके ऊपर आकर के गिरते हैं और उसका ख़राब मूड ठीक हो जाता है। देखिए यहाँ नीचे लिखा ना, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये दो लाइन देखिए, आप दोनों लाइन को देखिए। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे दिया है, अ चेंज ऑफ मूड, मतलब उसके मूड को बदलने के लिए। अर्थात उसका जो हृदय द्रवित था, परेशान था, विह्वल था, डिस्टर्ब था, वह ठीक हो जाता है, वह उसका मूड ठीक होता है और वह खुश हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मीन्स वो कहता है कि मेरा दिन जो कि काफ़ी बुरा चला गया था, उस समय तक, जिस समय तक क्रो आता है और डाल पे बैठता है, उस समय तक उसका दिन जो है बर्बाद हो चुका था। वो कहता है कम से कम अब ऑफ अ पार्ट आई हैड रिव्ड, उस दिन में जो समय शेष बचा हुआ है, कम से कम अब उस पर रिग्रेट नहीं करेगा। रिव्ड माने होता है रिग्रेट करना। क्या करना, रिग्रेट करना, मतलब पश्चाताप करना। वो कहता है कि जो मेरा दिन खराब हो गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो दिन का हिस्सा मेरे हाथ में था, अर्थात पोएट के हाथ में था, अब वह कम से कम बर्बाद होने से बच जाएगा। पोएट जैसे ही नेचर के सानिध्य में जाता है, और जो लोग कहते हैं कि नेचर में हेमलॉक ट्री या क्रो या विंटर सीजन ठीक नहीं है, जैसे ही उसके सानिध्य में जाता है उसका मूड ठीक हो जाता है। तो ये है नेचर की पावर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी, और यदि कम समझ पाए हैं तो इस पोएम को एक बार आप फिर से वीडियो देखिएगा और आप पोएम को समझ जाएंगे। और अपने पास पेन पेपर रखिएगा, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नई आपको मिल रही तो आप नोट करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और इसी के साथ बस इतना ही। पेशेंस इंग्लिश क्लास में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।